नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और वैसे जो एक लगातार क्लास चल रही है, क्लास तो वही है। अभी आज हम करने जा रहे हैं खून का टीका के प्रश्नोत्तर। खून का टीका के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। यह यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास राणा हमीर के जीवन पर आधारित जीवनी परक ऐतिहासिक उपन्यास भी कह सकते हैं। जीवनी परक ऐतिहासिक उपन्यास खून का टीका। कहाँ से कर रहे हैं हम? खून का टीका के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। खून का टीका क्या है? ये जीवनी परक ऐतिहासिक उपन्यास, जीवनी परक ऐतिहासिक उपन्यास यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा। अभी आप देख रहे होंगे इसमें क्रम संख्या 26 है। तो जो अभी ये टेस्ट है 33, टेस्ट संख्या 33 है, जो 1 से 25 तक के प्रश्न है खून का टीका के। हम इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। पहली वीडियो में खून का टीका का पूरा सारांश है और दूसरी वीडियो है टेस्ट 32 है, उसमें 1 से लेके 25 तक के प्रश्न दिए हुए हैं। और अभी हमारे सामने है टेस्ट 33। टेस्ट 33 इसमें है हमारे पास 35 प्रश्न। इसमें हमारे पास 35 प्रश्न है। तो कुल इसमें 25 पहले करवा चुके हैं, 35 अब है, 60 तक आज करेंगे। और कुल हमारे पास ये तीसरी वीडियो में और आएंगे प्रश्न। कुल लगभग 116 प्रश्न हम लोगों ने बनाए हैं, तो उनका लाभ आप प्राप्त कीजिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, स्पीडली ये सारा का सारा करवाने के क्वेश्चंस करूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय बिल्कुल कम है। देखते हैं प्रश्न संख्या 26 क्या है। मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया। उपयुक्त कथन है। मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया। उपयुक्त कथन है ए, बैस है या फिर द। ये प्रश्न भी कोशिश की है कि इस प्रकार के या तो उनमें कोई सारांश छुपा हो और या फिर कोई ऐसी बात हो जो विवादास्पद लगे, ऐसा लगे कि ये किसी और की हो सकती है लेकिन हो किसी और का कथन। तो इस प्रकार के प्रश्न हमने लिए हैं। मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया। उपयुक्त कथन किसका है? ए, बैस है या फिर द। तो किसका है उपयुक्त कथन? ब, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका कथन है ये? अलाउद्दीन खिलजी का है। क्योंकि पहली नजर में देखते ही ऐसा लगता है कि शायद रतन सिंह का हो सकता है, वही कह सकता है मेरी पद्मिनी तो। लेकिन वह कैसे कहेगा? क्योंकि रतन सिंह पहले वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसके बाद में जो रानी है वो जौहर करती है। तो इसलिए क्या हुआ? मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया। उपयुक्त कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है। प्रश्न संख्या 27 क्या है? प्रश्न संख्या 27 खून का टीका उपन्यास में गांधीवादी चरित्र है। खून का टीका उपन्यास में गांधीवादी चरित्र है। खून का टीका उपन्यास में गांधीवादी चरित्र है। ए, बैस है या फिर द। ए, बैस है या फिर द। तो स, अजय सिंह। अजय सिंह कौन है? अजय सिंह जो है वो अरी सिंह के भाई है, छोटे भाई। अरी सिंह के छोटे भाई है राणा लाखा। लाखा के 12 पुत्र थे। 12 में से 2 के नाम हमारे सामने होते हैं। एक तो आता है अरी सिंह और दूसरा हमारे पास आता है अजय सिंह। इन 2 के नाम हमारे सामने आते हैं। अरी सिंह युद्ध में मारा जाता है और अजय सिंह जंगलों में चला जाता है, केलवाड़ा क्षेत्र में जो है निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। अरी सिंह का पुत्र होता है हमीर। इस रिश्ते से अजय सिंह इनका चाचा हुआ। प्रश्न संख्या 28 क्या है? प्रश्न संख्या 28 मैं सोचता हूं क्या इस धरती पर ऐसा युग भी आएगा जब अहिंसा का संग्राम लड़ा जाएगा। मैं सोचता हूं क्या इस धरती पर ऐसा युग भी आएगा जब अहिंसा का संग्राम लड़ा जाएगा। उपयुक्त कथन किसका है? अहिंसा। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं। अहिंसा की बात कौन करता है? अहिंसा की बात करता है कौन करता है अहिंसा की बात?
अहिंसा की बात करता है अजय सिंह। तो उत्तर क्या रहेगा? अजय सिंह। अजय सिंह इसका उत्तर रहेगा। अहिंसा की बात करने वाले आपको बता देता हूं, इसमें दो लोग हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस प्रकार की बात हो रही है। दूसरे है जो चारण अमरदान है, दूसरे है जो चारण अमरदान है, ये भी अहिंसा की बात करते हैं, ठीक है। और तीसरा है कि युद्ध न करने की जो बात है वो शुरुआत में है अरि सिंह करते हैं। अरि सिंह का एक या दो कथन है जिसमें वो कहते हैं कि युद्ध क्यों होता है, बाकी और उसके कथन नहीं है। तो मुख्य रूप से अहिंसा की जो बात करने वाले हैं वो अजय सिंह और चारण अमरदान है। हमें ध्यान रखना है कि किसने क्या कहा था थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 29 क्या है? प्रश्न संख्या 29, खून का टीका उपन्यास में राजस्थान के किस शासक के जीवन का चित्रण है? खून का टीका, खून का टीका, खून का टीका उपन्यास में, खून का टीका उपन्यास में राजस्थान के किस शासक के जीवन का चित्रण है? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? तो क्या स? राणा हमीर के जीवन का चित्रण है। किसके जीवन का चित्रण है? राणा हमीर के। इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसका सारांश पहले मैं बता चुका हूं। इससे पहले जो टेस्ट लिया था उसमें भी काफ़ी विस्तार से बता चुका हूं। अभी मैं सिर्फ आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूं ताकि आपका मूल्यांकन हो सके और आपका समय भी बर्बाद न हो। ज़्यादा समय मैं आपका लेना नहीं चाहता हूँ। ओ वासना के देवता, तूने एक स्त्री के लिए सहस्त्रों सुहाग छीन लिए। ओ वासना के देवता, तूने एक स्त्री के लिए सहस्त्रों सुहाग छीन लिए। ओ दुराचारी, ओ दुराचारी, गौरव और सुख हिंसा से नहीं मिल सकते। गौरव और सुख जो है वो हिंसा से नहीं मिल सकते, उसके लिए प्यार चाहिए, प्यार। उपयुक्त कथन किसका है? ए, बैस है या फिर द? तो द का, बुढ़िया का है। उपयुक्त कथन एक बुढ़िया का है जो किससे कहती है? अलाउद्दीन खिलजी से कहती है। किससे कहती है? अलाउद्दीन खिलजी से कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि उसने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए पूरे चित्तौड़ को राख में बदल दिया था, इसलिए। खून का टीका, खून का टीका उपन्यास, खून का टीका उपन्यास, खून का टीका उपन्यास, खून का टीका उपन्यास में अजय सिंह के दो पुत्र हैं। ए, ब, स या फिर द? खून का टीका उपन्यास में अजय सिंह के दो पुत्र हैं। कौन से हैं अजय सिंह के दो पुत्र? ए, ब, स या फिर द? तो ब। सुजान सिंह और अजीत सिंह, ये किसके हैं? अजय सिंह के दो पुत्र हैं, सुजान सिंह और अजीत सिंह, अजय सिंह के दो पुत्र, ठीक है ना। खून का टीका किस विधा की रचना है? खून का टीका किस विधा की रचना है? ए, ब, स या फिर द? तो किस विधा की रचना है? ए, उपन्यास। किस प्रकार का उपन्यास है? पहले बता चुका हूं, जीवनी परक ऐतिहासिक उपन्यास है। जीवनी परक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी भूमिका स्वयं यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने ही लिखी थी। चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी है, चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी है तो मां को बलि दो। चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी है तो मां को बलि दो। कथन है ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? तो स लाखा का। लाखा उर्फ लक्ष्मण सिंह है। बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। लाखा उर्फ लक्ष्मण सिंह, क्योंकि इनके जो रिश्ते हैं वो हमें याद रहेंगे, तब हम उनके बारे में जान पाएंगे। जिन बातों को हमने नहीं या याद रही है, जो बातें हमें याद नहीं है, वो बातें भी अगर हम इन रिश्तों को जानते हैं तो हम समझ जाएंगे कि कौन किस से किस प्रकार की बात कर सकता है। तो राणा ये सामंत थे, किसके? राणा रतन सिंह के सामंत थे और कुटुंबी भी थे। लाखा उर्फ लक्ष्मण, लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखा, इनके दो पुत्र थे। क्या? अजय सिंह और अरि सिंह। अजय सिंह के दो पुत्र थे, सुजान सिंह और अजीत सिंह, और अरि सिंह का एक पुत्र था राणा हमीर। मैं सौगंध खाता हूं कि जहां मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। मैं सौगंध खाता हूं कि जहां मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। कथन किसका था? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? बड़ा ही कठिन प्रश्न है और जिस समय यह आया है उस समय और भी अधिक कठिन है। तो कैसे कठिन है? ए, ब, स या फिर द? तो किसका कथन है ये? जैसा का।
अब आप सोचेंगे कि जैसा का कैसे हो सकता है, क्योंकि हमीर भी हो सकता है क्योंकि मेवाड़ की तरफ से थे, अनंग सिंह का भी हो सकता है क्योंकि हमीर की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, पवन सिंह का भी हो सकता है क्योंकि पवन सिंह हमीर के विशेष सेना नायक थे और हमीर की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, तो ऐसा तो हो सकता है। लेकिन जैसा कैसे हो सकता है, जैसा तो मालदेव का बड़ा बेटा था, मालदेव का बड़ा बेटा था और इसने हमीर के साथ 2 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध अकेले लड़ा था और दूसरा युद्ध मोहम्मद तुगलक के साथ मिलकर लड़ा था हमीर के साथ। दोनों युद्धों में जैसा कि पराजय हुई थी। तो इसने ऐसा क्यों कहा? तो इसने ऐसा इसलिए कहा कि जब जैसा को दूसरे युद्ध में, पहले युद्ध में यह भाग जाता है, दूसरे युद्ध में इसे जिंदा पकड़ लिया जाता है, तब यह हमीर के सामने माफी मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहता है कि मैं सौगंध खाता हूं कि जहां मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा, वहां ये कहता है। और इसी बात पर या इसकी जो बहन होती है रानी देवी रानी, उसके कहने पर भी फिर अंत में इसको जैसा को जो हमीर है वह छोड़ देता है। प्रश्न संख्या 35 क्या है? प्रश्न संख्या 35, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है, दैत्य बनाता है। युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है, दैत्य बनाता है। कथन किसका है? ए बैस है या फिर दे? ए बैस है या फिर दे? तो दे, चारण अमरदान का, चारण अमरदान का, क्योंकि ये भी जो चारण अमरदान है ये हमीर के राज चारण भी कह सकते हैं या राजकवि भी कह सकते हैं। किस योद्धा ने अपने वक्ष के घाव से रक्त निकालकर हमीर के ललाट पर खून का टीका लगाया था? किस योद्धा ने अपने वक्ष के घाव से रक्त निकालकर हमीर के ललाट पर खून का टीका लगाया था? ए बैस है या फिर दे? ए बैस है या फिर दे? तो किसने लगाया था? शेरा ने। किसने लगाया था? शेरा ने लगाया था। और यह शायद तब लगाया था जब शेरा अपनी अंतिम सांस ले रहा था, क्योंकि शेरा और खेतसी पहला युद्ध, कौन सा युद्ध? जो हमीर ने पहला युद्ध लड़ा था, बालेचा दुर्ग का युद्ध या सीलिया के बालेचा दुर्ग का जो युद्ध, पहला युद्ध लड़ा था, उसमें शेरा और खेतसी दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसी दौरान शेरा ने अपने वक्ष के घाव से रक्त निकालकर हमीर के लाट पर खून का टीका लगाया था। लाखा के कितने पुत्र थे? लाखा उर्फ लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखा के कितने पुत्र थे? ए बैस है या फिर दे? तो कितने थे? दे, 12 पुत्र थे। लक्ष्मण सिंह लाखा के कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे, जिनमें से 2 के नाम हमारे सामने आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सभी को उन्होंने राणा बनाकर अलाउद्दीन के पास भेजा था और सभी उसमें शहीद हुए थे। शहीद से तात्पर्य वीरगति को प्राप्त हुए थे। लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था, लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था, क्या था? ए बैस है या फिर दे? तो क्या था? अरि सिंह, ये इनका ज्येष्ठ पुत्र था और हमीर इनका ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, ये अरि सिंह है, अजय सिंह इनका छोटा पुत्र था। इसके बारे में पहले बता चुका हूं मैं आपको। फिर आता है प्रश्न संख्या 39, प्रथम महाराणा किसे बनाया गया? जब बात आई युद्ध की, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया तो उनके पास युद्ध लड़ने के लिए था कि बलिदान दिया जाएगा, तब जाकर यह मेवाड़ बचेगा, नहीं तो यह मेवाड़ खाक हो जाएगा, ऐसा उनकी देवी ने कहा था। तो फिर कहते हैं कि हाँ, कौन देने जाएगा बलिदान देने के लिए? अर्थात महाराणा बनकर युद्ध लड़ने जाना मतलब बलिदान जैसे था कि बलिदान देने सबसे पहले कौन जाएगा? तो कौन गया था बलिदान देने? ए बैस है या फिर दे? ए बैस है या फिर दे? तो कौन गया था? ए अरि सिंह, लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखा का बड़ा बेटा अरि सिंह, उसने कहा था कि सबसे पहले मैं जाऊंगा बलिदान करने के लिए। किसानों की आत्मा को कुचलने की चेष्टा न कीजिएगा, ये हमारा जीवन है। किसानों की आत्मा को कुचलने की चेष्टा न कीजिएगा, यह हमारा जीवन है। तो यह कथन किसका है? ए बैस है या फिर दे? तो यह कथन है ग्रामबाला का। किसका है? ग्रामबाला का कथन है। किसका है? ग्रामबाला का। किसको कहा था यह कथन? यह कथन कहा था अरि सिंह को, अरि सिंह को। यह सारी कहानी कब होती है? यह सारी कहानी तब होती है जब पहले बता चुका हूं कि जो अरि सिंह है वो क्या महाराणा बनकर अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध लड़ने चले जाते हैं। और वहां 2 दिन के युद्ध के बाद जब विश्राम कर रहे होते हैं तब वो याद करते हैं, स्मृति के रूप में फ्लैशबैक में जाते हैं, तब उन्हें याद आता है
कि किस तरह से वो सुअर का शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और किस प्रकार उन्हें एक ग्रामबाला मिलती है जो उन्हें इस तरह से कहती है, बड़ी ही सुंदर ग्रामबाला होती है, तेजस्वी ग्रामबाला होती है। उसे देखकर जो अरी सिंह है वो उस पर मोहित हो जाते हैं और वहाँ पर आना जाना लगा रहता है और अंत में उससे शादी विवाह कर लेते हैं, उस ग्रामबाला से विवाह कर लेते हैं। हालांकि छुपकर विवाह करते हैं सभी से, किसी को ध्यान नहीं रहता कि अरी सिंह ने उससे विवाह कर लिया है, क्योंकि अरी सिंह को ध्यान था कि उनके पिता जो लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखा है वो इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी दौरान फिर उसके दौरान वह किसी को बता भी नहीं पाए थे और युद्ध के तीसरे दिन जो अरी सिंह हैं वो वीरगति को प्राप्त होते हैं और इन्हीं अरी सिंह या उस ग्रामबाला के जो पुत्र के रूप में हमीर का जन्म होता है और वह बनता है चित्तौड़ का महाराणा। ग्रामबाला थी, ग्रामबाला क्या थी? ग्रामबाला थी ए बैस है या फिर द, ग्रामबाला थी ए बैस है या फिर द चंदानी राजपूत। ग्रामबाला जो थी वो भी चंदानी राजपूत ही थी। क्या थी? चंदानी राजपूत। 42 नंबर प्रश्न, अरी सिंह ने विवाह किया था। अरी सिंह ने किससे विवाह किया था? आपको पहले ही बता चुका हूं, अरी सिंह ने किससे विवाह किया था? ग्रामबाला से। किससे विवाह किया था? ग्रामबाला से विवाह किया था। आज शिकार के हाथों तुम। इन प्रश्नों के ये लाभ रहते हैं कि हम लोग इतना बड़ा उपन्यास, लगभग 200 प्रश्नों का उपन्यास है, तो ऐसे उपन्यास को पढ़ने के बाद क्या होता है कि किसने क्या कहा, किससे क्या कहा, हमें दिमाग में तो रहता है लेकिन कहीं ना कहीं से वह संशय बना रहता है कि किसने कहा होगा, इसने कहा होगा या उसने कहा होगा या फिर उसने कहा होगा, किसने कहा होगा, थोड़ा सा संशय बन रहता है। इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो यह दिमाग में आ जाता है कि हाँ ऐसा इसने कहा। और ऐसे प्रश्नों से एक और समस्या हल हो जाती है, वो ये हो जाती है कि कुछ वाक्य हमें याद होते हैं, कुछ प्रश्नों के माध्यम से याद कर लेते हैं और कुछ इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से या जो प्रश्न हमें पहले से याद हैं उन प्रश्नों के साथ तालमेल बिठाने से बचा कुचा जो मैटर होता है वो भी हमें याद हो जाता है। क्योंकि अगर इसने ऐसा कहा तो उसने ऐसा कैसे कह सकता है, और ये ऐसी बातें करता है तो फिर ऐसी बातें इसने ही कही होगी। क्योंकि हम एक भूमिका बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे अजय सिंह हैं और जो चारण अमरदान है वो अहिंसा की बातें करते हैं। अगर प्रश्न में अहिंसा से संबंधित कोई बात आती है और चारण अमरदान और अजय सिंह दोनों नाम आते हैं तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि अजय सिंह और चारण अमरदान दोनों में से एक हो सकता है, तो आप रिस्क ले सकते हैं उस क्षेत्र को देखते हुए कि काव्यात्मक भाषा है या शौर्यात्मक भाषा है। शौर्य से परिपूर्ण भाषा है तो अजय सिंह की हो सकती है, काव्यात्मक है तो अमरदान की हो सकती है, एक बात। लेकिन अगर दोनों में से एक है तो बड़ा आसान हो जाएगा। आपने उस वाक्य को पढ़ा ही नहीं है, अहिंसा से संबंधित उस वाक्य को आपने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन आपने प्रश्न किया और प्रश्नों में मैंने आपको बता दिया कि चारण अमरदान और ये दोनों अहिंसा की बातें करते हैं, तो आपने अमरदान देखा, देखते किया और आपका सही हो गया। तो इस तरह से तालमेल बैठ जाता है। ये तालमेल बैठाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि हर विद्यार्थी जो सक्सेस होता है वो हर चीज उसको याद होती है, लेकिन वो क्या है कि उसका सदुपयोग बड़े ही तरीके से करता है और उसी वजह से वह सक्सेस होता है, ऊपर पहुंचता है। आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकार हो गए। आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकार हो गए। यह कथन किसका है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो क्या हुआ? ए बैस है या फिर द? तो किसने कहा था? इंद्र सिंह ने। इंद्र सिंह ने किससे कहा था? अरी सिंह ने। अरी सिंह से। इंद्र सिंह जो अरी सिंह के मित्र थे। अरी सिंह किसके शिकार हो गए थे? अरी सिंह एक ग्रामबाला के शिकार हो गए थे। किसके शिकार हो गए थे? ग्रामबाला के शिकार हो गए थे। शिकारी आज खुद यहां शिकार हो गया। शिकार हो गया। अजय सिंह किस क्षेत्र में निर्वासित? अजय सिंह किस क्षेत्र में निर्वासित प्राणी का जीवन व्यतीत कर रहा था? अजय सिंह किस क्षेत्र में निर्वासित प्राणी का जीवन व्यतीत कर रहा था? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो स। केलवाड़ा। केलवाड़ा क्षेत्र में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि जो लक्ष्मण सिंह थे उर्फ लाखा थे, उनके सभी पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए थे। 2 ही पुत्र बचे थे, जिसमें से अरी सिंह को वो भेज देते हैं, पीछे अजय सिंह बचते हैं। तो उन्हें वो कहते हैं कि हमारे वंश का कोई नाम रखने वाला होना चाहिए, इसलिए तुम जंगलों में चले जाओ। तो इसलिए वह क्या है कि जंगल में चले जाते हैं और केलवाड़ा क्षेत्र के अंदर निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं और पुनः सेना को संगठित करने का प्रयास करते हैं ताकि चित्तौड़ को पुनः जीता जा सके। उधर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतकर मालदेव, जालौर के शासक मालदेव को देकर वापस दिल्ली चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है? मालदेव भी कुछ समय बाद एक युद्ध जीतने के बाद, राणा हमीर से एक युद्ध जीतने के बाद वह भी उस चित्तौड़ को अपने पुत्र जैसा को देकर वापस जालौर चला जाता है।
धाड़ेती सरदार मुंजा बालेचा के संबंध में असंगत कथन है। धाड़ेती सरदार मुंजा बालेचा के संबंध में असंगत कथन है। ए बै से या फिर दे, ए बै से या फिर दे, तो दे जो है वो असंगत है। संगत असंगत आए साथियों तो जरूर इस तरह से गोला लगा लीजिए या फिर रेखांकित कर दीजिए, क्योंकि यह जो संगत असंगत होता है यह बड़ी समस्या देता है। लाख प्रयास के बावजूद भी यह एक न एक प्रश्न को गलत करवा देता है। असंगत हुआ, नहीं हुआ, और एक दो शब्द और होते हैं। वह मुंजा राजपूत था, क्या था? मुंजा राजपूत था, बिल्कुल सही है। वह दुष्ट प्रकृति के था, बिल्कुल सही है। पराक्रमी योद्धा था, बिल्कुल सही है। फिर आता है समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं। समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं, तो किसी ने कहा है कि किसी काम को करने का उचित अवसर है या सही अवसर है अभी। किसी भी काम को करने का सही अवसर अगर यदि कोई है तो वो है अभी। अभी से काम शुरू कीजिए, अवसर का इंतजार मत करिए, क्योंकि अवसर के समय की प्रतीक्षा में अवसर जो है वो चला जाता है। समय की प्रतीक्षा में समय का इंतजार मत कीजिए, समय का इंतजार मत कीजिए। किसका कथन है? ए बै से या फिर दे, तो किसका है? हमीर का कथन है। कब कहते हैं? जब वह दुर्ग को जीतने के लिए कहता है, तब की बात है। तब अजय सिंह चाचा, जो उसके चाचा है अजय सिंह, वह उसे मना करते हैं। तब वह कहता है कि समय की प्रतीक्षा में अवसर हाथ से चले जाते हैं। अजय सिंह का पुत्र था, अजय सिंह का पुत्र था, पहले बता चुका हूं वैसे प्रश्न ये। ए बै से या दे बै, अजीत सिंह और सुजान सिंह दोनों अजय सिंह के पुत्र थे। फिर आता है प्रश्न संख्या 48। इन प्रश्नों का इतना महत्व नहीं है, अजय सिंह, सुजान सिंह, लेकिन इन प्रश्नों का महत्व इसलिए हो जाता है, बाय द वे कहीं से किसी का नाम आ जाता है तो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो दो पुत्र थे वो अजय सिंह के थे। सांप के बेटे का काम काटना होता है, सांप के बेटे का काम काटना होता है। कथन है ए बै से या फिर दे, ए बै से या फिर दे, ए बै से या फिर दे, तो हमीर का अजय सिंह से, हमीर का अजय सिंह से अपने चाचा अजय सिंह से क्या कहते हैं कि सांप के बेटे का काम काटना होता है। वह परिणाम की चिंता नहीं करता, क्योंकि जब अजय सिंह हमीर मालदेव से युद्ध करने की बात करता है तब अजय सिंह मना करता है कि अभी उचित अवसर नहीं है, अभी हमारी सेना इतनी संगठित नहीं है कि हम मालदेव की विशाल सेना का सामना कर सके। तब हमीर कहता है कि सांप के बेटे का काम काटना होता है, वह परिणाम की चिंता नहीं करता। असंभव और नहीं, असंभव और नहीं शब्द मुझे, असंभव और नहीं शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास नहीं है, दोनों नहीं है। असंभव और नहीं शब्द में, असंभव और नहीं शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है। कथन किसका है? ए बै से या फिर दे, तो किसका है? हमीर का। किसका कथन है? हमीर का। बिल्कुल सही बात है, असंभव कुछ नहीं होता। पल भर के लिए उनका पितृत्व उमड़ गया, उनके सामने एक अधखिला फूल था। यहां अधखिला फूल किसे कहा गया है? उनके सामने एक अधखिला फूल था। यहां अधखिला फूल किसे कहा गया है? अधखिला फूल किसे कहा गया है? ए बै से या फिर दे, ए बै से या फिर दे, तो किसके लिए? बै के लिए, हमीर के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? हमीर के लिए कहा गया है। पल भर के लिए उनका पितृत्व उमड़ पड़ा। किनका पितृत्व उमड़ पड़ा था? अजय सिंह का। किनका पितृत्व उमड़ पड़ा था? अजय सिंह का। अजय सिंह कौन थे? हमीर के चाचा थे। और यह बात कब हुई थी? जब अजय सिंह को मुंजा बालेचा बहुत परेशान कर रहा था। डाकू मुंजा बालेचा बहुत परेशान कर रहा था। ऐसे समय में हमीर को बुलाया गया और हमीर को जब देखा तो उस फूल से बालक को देखकर उनका पितृत्व उमड़ पड़ा कि कहाँ वह 7 फुट का विशालकाय राक्षस डाकू मुंजा बालेचा और कहाँ यह फूल सा बालक। तो वह उसको जाने के लिए मना करने लगते हैं, लेकिन हमीर नहीं रुकता है और आखिर में मुंजा बालेचा की गर्दन काटकर अजय सिंह के चरणों में रख देता है और अजय सिंह उन्हें महाराणा घोषित कर देते हैं चित्तौड़ का। हमीर ने टीका दौड़ की रस्म किस प्रकार पूर्ण की? अब मैं आगे की पहली कहानी बता चुका हूं। मुंजा बालेचा की गर्दन काटकर जब अजय सिंह के चरणों में रख देते हैं तो अजय सिंह जो उसके चाचा है वो हमीर को महाराणा घोषित कर देते हैं। कहाँ का?
चित्तौड़ का महाराणा। जब किसी को महाराणा घोषित किया जाता है तो एक टीका दौड़ करनी होती है। टीका दौड़ की रस्म क्या होती है? टीका दौड़ की रस्म ये होती है कि जो महाराणा बनता है उसे पड़ोसी शत्रु को जीतना होता है, उससे युद्ध करना होता है, उसको जीतना होता है। यह होती है टीका दौड़ रस्म। तो जैसे ही महाराणा बना तो अजय हमीर ने भी टीका दौड़ रस्म करना चाहा। हालांकि अजय सिंह ने मना किया, लेकिन जो हमीर है वो नहीं माने। और टीका दौड़ की रस्म के रूप में उन्होंने क्या किया वो देखते हैं। चित्तौड़ को जीतकर रस्म पूरी की, मुंजा बालेचा को मारकर रस्म पूरी की, बालेचा के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर और घुड़दौड़ में विजय प्राप्त कर। देखते हैं चित्तौड़ को जीतकर, यह मुंजा बालेचा तो पहले ही मार दिया गया है, तो बालेचा के दुर्ग पर अब पहले तो उसने मुंजा बालेचा को मारा, फिर जहां मुंजा बालेचा के लोग रहते थे, उसके साथी जहां रहते थे, वो बहुत ही दुर्गम दुर्ग था, बहुत ही कठिन दुर्ग था, जिस पर विजय प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल कार्य था। लेकिन हमीर ने उसे जीत कर क्या किया? टीका दौड़ की रस्म पूरी की थी। प्रश्न संख्या 52, चित्तौड़ की प्रजा और भील का हर फला और पाल का मुखिया तथा गमेती आपके चरणों में अपना मस्तक सदा रखेगा। चित्तौड़ की प्रजा और भील का हर फला और पाल का मुखिया तथा गमेती आपके चरणों में अपना मस्तक सदा रखेगा। कथन है ए बैस है या फिर दे। कथन किसका है? ए बैस है या फिर दे। तो किसका कथन है? शेरा का हमीर से। किसका कथन है? शेरा का हमीर से। शेरा और मेरा ये दो भाई थे। शेरा और मेरा ये दो भाई थे। इनके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा, हो सकता है कोई प्रश्न आ जाए। बालेचा दुर्ग में घुसने का बीड़ा किसने उठाया था? ये आ गया थोड़ा। बालेचा दुर्ग में घुसने का बीड़ा किसने उठाया था? ए बैस है या फिर दे। ए बैस है या फिर दे। तो किसने उठाया था? पवन सिंह के छोटे भाई खेत सिंह ने। पवन सिंह के छोटे भाई खेत सिंह ने। और पवन सिंह के छोटे भाई खेत सिंह ने इसका बीड़ा उठाया था। उसका साथ दिया था उसके दो विश्वास पात्र भील सैनिकों ने, शेरा व मेरा ने। किसने साथ दिया था? शेरा व मेरा ने उसका साथ दिया था। क्योंकि बालेचा के दुर्ग के जैसे ही नजदीक जाते हैं तो बालेचा दुर्ग से बाणों की वर्षा होने लगी। तो उससे जो अजय सिंह के हमीर के जो सेना थी वो घबरा गई थी। तो ऐसी स्थिति में खेत सिंह ने मोर्चा संभाला और शेरा व मेरा के साथ मिलकर उस दुर्ग में घुस गए और उसका दरवाजा खोल दिया था, जिससे हमीर को विजय प्राप्त हुई थी। दुर्ग विजित नहीं हुआ तो राणा जी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उपयुक्त कथन किसका है? दुर्ग विजित नहीं हुआ तो राणा जी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उपयुक्त कथन है ए बैस है या फिर दे। ए बैस है या फिर दे। तो किसका है? खेत सिंह का। खेत सिंह ने कहा कि अगर दुर्ग विजित नहीं हुआ तो राणा जी, मतलब स्थिति बड़ी भयंकर थी, उस दुर्ग को जीतना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि वह दुर्ग बहुत ऊंचाई पर था। सेना नीचे से जाए तो वो बाणों की वर्षा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल था और वहां वही पहुंच सकता था जो अपनी जान को जोखिम में डाल सकता था और जिसे यह तय था कि जो भी व्यक्ति पहले जाएगा, आगे जाएगा, नेतृत्व करेगा, वह व्यक्ति अवश्य ही वीर गति को प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में खेत सिंह और उसके विश्वास पात्र शेरा व मेरा ने मोर्चा संभाला। बालेचा दुर्ग विजय में किन वीरों को वीरगति प्राप्त हुई थी? इसलिए मैंने बताया नहीं था आगे पहले। बालेचा दुर्ग विजय में किन वीरों को वीरगति प्राप्त हुई थी? मैं पहले बता चुका हूं कि वहां वही व्यक्ति जाएगा जिसे वीरगति प्राप्त होगी। तो कौन थे? ए बैस है या फिर दे। तो कौन थे? खेत सिंह और शेरा। तीन लोग गए थे, खेत सिंह और शेरा और मेरा। उसमें से खेत सिंह और शेरा को वीरगति प्राप्त हुई थी, मेरा बच गया था घायल अवस्था में। तो ऐसी स्थिति में बालेचा दुर्ग में किन वीरों को वीरगति प्राप्त हुई थी? खेत सिंह और शेरा को वीरगति प्राप्त हुई थी। पहाड़ी चूहों की भांति जीवन निर्वाह करने से अच्छा है कि एक दिन सम्मान की मृत्यु पा जाए। यह कथन जब अजय सिंह मना करते हैं कि हमें चित्तौड़ को, क्योंकि जैसे ही बालेचा का दुर्ग जीता, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमीर ने मुंजा बालेचा को मारा। पहली जो जीत थी वो मुंजा बालेचा को मारनी थी। मुंजा बालेचा को मारते ही मुंजा बालेचा का दुर्ग जीतकर टीका दौड़ की रस्म पूरी की। टीका दौड़ की रस्म पूरी की जिसमें उसके दो वीर सैनिक, एक खेत सिंह और दूसरा, खेत सिंह जो था वो पवन सिंह का भाई था। खेत सिंह जो था वो पवन सिंह का भाई था। पवन सिंह हमीर का बहुत ही विश्वास पात्र था, क्योंकि पवन सिंह के
पवन सिंह जो था वो जो हमीर के पिता अरी सिंह अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध लड़ने गए थे, तब भी वो युवा अवस्था में उनके साथ थे, लेकिन घायल हो जाने के बाद उन्हें लक्ष्मण सिंह ने अजय सिंह के साथ जंगलों में भेज दिया था। तो वहीं पवन सिंह इनका साथ दे रहे थे। उनका बेटा खेत सिंह भी, उनका भाई पवन सिंह का भाई खेत सिंह भी इनके साथ था। तो खेत सिंह और जो थे वो शहीद हो गए थे, किसमें? मुंजा बालेचा के दुर्ग में। अब मुंजा बालेचा का दुर्ग जीतने के बाद फिर तीसरी जीत पर आता है। पहली तो कौन सी थी? पहली जीत कौन सी थी? पहली थी मुंजा बालेचा को मारना, मुंजा बालेचा वध जो है वो पहली जीत थी। दूसरी बालेचा दुर्ग, जिसे जीतकर टिक्का दौड़ की रस्म पूरी की थी। तीसरे युद्ध के लिए उन्होंने चित्तौड़ को जीतने की बात कही। किसके साथ युद्ध करने की? मालदेव के साथ। चित्तौड़ पर कौन शासन कर रहा था? मालदेव। इसके लिए अजय सिंह ने मना किया था कि हमारे पास अभी सेना नहीं है। तब जो हमीर है वो कहता है कि पहाड़ी चूहों की भांति जीवन निर्वाह करने से अच्छा है कि एक दिन सम्मान की मौत पा जाए। शेरा व मेरा का और हमीर का, किसका कथन है? हमीर का। लेकिन इस युद्ध में हमीर को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वह निराश होकर लौट गया था। उसके बाद 4 नंबर पर उन्होंने फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस बार सामने मालदेव की बजाय उनका बेटा जैसा था, क्योंकि मालदेव जो था वो चित्तौड़ को छोड़कर स्वयं जालोर चला गया था और चित्तौड़ उन्होंने अपने बेटे जैसा को दे दिया था। इस युद्ध में इनकी विजय हुई थी, हमीर की विजय हुई थी। 5वां युद्ध लड़ा उन्होंने। यहां से जैसा भाग गया था, तो जैसा और मोहम्मद तुगलक के साथ, जैसा और मोहम्मद तुगलक दोनों की सेना के साथ लड़ा था और इसी युद्ध में भी वह जीत गया था। जैसा और मोहम्मद तुगलक दोनों को उन्होंने बंदी बना लिया था और जैसा को कुछ अनुन्य विन्य करने के बाद उसको छोड़ दिया था। मोहम्मद तुगलक को भी 50 लाख रुपए और कुछ आय वाली जागीरें लेकर छोड़ दिया था। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन बताना पड़ गया, हो सकता आगे प्रश्न आ जाए। जिनका जीवन सदा तलवार की नोक पर रहता है, जिनके पूर्वज बदन के छलनी होने के बाद भी रणभूमि में शत्रु से लोहा लेते रहते हैं। कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? क्या कथन है ये? यह कथन है, जिनका जीवन सदा तलवार की नोक पर रहता है, जिनके पूर्वज बदन के छलनी होने के बाद भी रणभूमि में शत्रु से लोहा लेते रहते हैं। कथन किसका है? हमीर का कथन है। यह अपनी सेना को प्रोत्साहित कर रहे थे, उनमें वीरता भर रहे थे। जो राजपूत युद्ध के बिना रहता है अवश्य वर्ण संकर है। जो राजपूत युद्ध के बिना रहता है अवश्य वर्ण संकर है। तो जहां युद्ध की बात आएगी वहां कौन आएगा? जहां युद्ध की बात आएगी वहां आएगा अनंग सिंह, क्योंकि अनंग सिंह को युद्ध पिपासु बताया गया है, एक राक्षस माना गया है अनंग सिंह को। अनंग सिंह की एक बात और है जो मैं नहीं बता पाया था, वो ये है कि अनंग सिंह हमेशा कत्लेआम करता रहता है और एक बार जब वह लूट करता है तो 30 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। फिर वह एक जगह और कथन कहता है, एक जगह जब पहला चित्तौड़ के साथ वो पहला मालदेव से युद्ध हार जाते हैं तो उसके ऊपर कहीं किसी प्रकार की निराशा नहीं होती है। वह अपने युद्ध प्रियता को बड़े ही मतलब बखान कर रहा होता है। वह कहता है कि मैंने जब एक सैनिक को अपनी बाजू में दबा लिया था तो उसका सर फट गया था, और दूसरी तरफ वह कहता है कि मैंने उनके शरीर का छलनी कर दिया था, चौहान सैनिक के शरीर को छलनी कर दिया था। मतलब उसे बड़ा आनंद आ रहा था युद्ध में। तो जब भी युद्ध की बात होगी तो अनंग सिंह का नाम अवश्य आएगा, और इस अनंग सिंह को जैसा ने, मालदेव के बेटे जैसा ने मौत के घाट उतार दिया था। किसमें? दूसरे युद्ध में। उस युद्ध में अनंग सिंह शहीद हुआ था, वीरगति को प्राप्त हुआ था, और लेकिन जीत हमीर को मिली थी। मालदेव के साथ हमीर के प्रथम युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। मालदेव के साथ हमीर के प्रथम युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। तो मालदेव की पराजय हुई थी, ये असंगत है। संगत असंगत का आप लोगों को ध्यान रखना है। मालदेव की पराजय हुई थी असंगत है, क्योंकि मालदेव की विजय हुई थी। बाकी हमीर की पराजय हुई, बिल्कुल सही है। हमीर पूरी तरह निराश हो गया, बिल्कुल सही है। हमीर निराश होकर द्वारकापुरी निकल पड़ा, यह भी बिल्कुल सही है।
हमीर अपनी निरुद्देश्य यात्रा में गुजरात के किस गांव पहुंचा? निरुद्देश्य यात्रा में किस गांव में पहुंचा था? ए, ब, स या फिर द? तो किस गांव में पहुंचा था? गुजरात के खोड़ गांव में। निरुद्देश्य यात्रा में वह गुजरात के खोड़ गांव में पहुंचा था। और 61 से लेकर 116 तक के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो कहाँ पहुंचा था? गुजरात के खोड़ गांव में पहुंचा था और वहीं उसको बरबड़ी माता मिली थी और उसी बरबड़ी माता ने उसको कहा था कि तू घर चला जा, घर जाते ही तुझे एक लड़की का रिश्ता आएगा, उस लड़की से कितना भी विरोध हो लेकिन तू उससे विवाह अवश्य कर लेना, क्योंकि चित्तौड़ को जीतने में उसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और अगर कहीं समस्या आएगी तो मैं अपने बेटे बारू को, कौन कहती है? बरबड़ी, कि मैं अपने बेटे बारू को 500 घोड़े देकर, शक्तिशाली सैनिक और 500 घोड़े देकर तेरे साथ भेज दूंगी या तेरी सहायता के लिए भेज दूंगी। जैसे ही हमीर अपने क्षेत्र में पहुंचता है, मतलब वहां जिस क्षेत्र में चित्तौड़ जिस क्षेत्र में वह रह रहा होता है उस क्षेत्र में वह पहुंचता है, तो पहुंचते ही उसको मालदेव का रिश्ता आता है। कारण यह रहता है कि मालदेव अपनी बेटी से उसका विवाह के बहाने उसको बुलाकर उसको मारना चाहता है, लेकिन सभी मना करते हैं कि मालदेव तुझे मार देगा, तुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानता। वह सबको यह बताता है कि माता बरबड़ी पर मुझे विश्वास है और उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है, यह रिश्ता उसी के फलस्वरूप आया है। तो वह बारात को लेकर वहां पहुंचता है और उसकी सहायता के लिए भेष बनाकर, दूसरे भेष में छद्म रूप में जो बारू है और उसके 500 सैनिक, 500 घोड़े जो हैं वो चित्तौड़ के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसकी सेना, हमीर की सेना और हमीर के चक्रव्यूह को देखकर मालदेव जो होता है वो घबरा जाता है। वो दौड़ा अपने कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, चतुर मोजीराम कामदार के पास जाता है, कहता है कि अब ऐसी स्थिति में क्या करें। तब मोजीराम मोजीराम कहता है कि अगर ऐसी स्थिति में युद्ध किया तो हमें पराजय मिलेगी, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या उपाय किया जाए? फिर कामदार मोजीराम कहता है कि उपाय यही है कि हम अफवाह फैला देते हैं कि जो राजकुमारी है वो बाल विधवा है। अब बाल विधवा के साथ हमीर किसी भी स्थिति में विवाह नहीं करेगा। ऐसी बात जब अफवाह फैलती है तो फिर हमीर को भी गुस्सा आता है, बाकी सभी को गुस्सा आता है। वो और हमीर को विवाह करने के लिए मना करते हैं कि एक विधवा से राणा विवाह नहीं कर सकता। लेकिन हमीर को बरबड़ी माता की बातें याद होती है, लेकिन वह सबके विरोध के बाद भी उस रानी से विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद वह कामदार मोजीराम को भी दहेज के रूप में ले जाता है और उनको चित्तौड़ चला जाता है। और फिर वहां से चित्तौड़ के क्षेत्र में, और वहां से वह अपनी रानी को भेजता है अपने पुत्र के साथ कि आप तुम अपने भाई जैसा को पत्र लिखो या जैसा से कहना कि मेरे बेटे को कोई पितृ दोष है या कोई दोष है, तो वह वहाँ चित्तौड़ में आकर जो मन्नत जो होती है वो पूरी करने के बाद ही वह सही होगा, नहीं तो बेटे और माँ को दोनों को कोई नुकसान, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जैसा उनको बुला लेता है, जैसा और हमीर की रानी और जो कामदार मोजीराम है वो दोनों जैसा के पास जाते हैं और वहां क्या करते हैं, जैसा को अपने विश्वास में ले लेते हैं। और मोजीराम कामदार मोजीराम जो है वो वहां के जो द्वारपाल होते हैं उनको उत्कोच देकर द्वार खुलवा देता है और उधर से हमीर उस पर आक्रमण कर लेता है और उस युद्ध में अनंग सिंह मारा जाता है। और जैसा भाग जाता है, भाग के मोहम्मद तुगलक के पास जाता है, मोहम्मद तुगलक को साथ लेके आता है, उनका फिर युद्ध होता है। उस युद्ध में फिर राणा हमीर जीत जाता है। मोहम्मद तुगलक और जैसा को, मालदेव के पुत्र जैसा को बंदी बना लिया जाता है और फिर सभी कहते हैं कि इनको मौत के घाट उतार दीजिए, लेकिन बरबड़ी कहती है कि इनके सर से अधिक जो कीमती है वो है इस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करना। तो उसके लिए हमीर क्या करता है, मोहम्मद तुगलक जो होता है उसको 50 लाख रुपए और कुछ जो आय वाली रियासतें हैं वो लेकर उसको जीवन दान दे देता है और जैसा को भी कुछ छोटे मोटे गांव देकर उसको भी जीवन दान दे देते हैं। तो इस तरह से हमीर का ये उपन्यास था, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास था खून का टीका। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रश्न देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।